उस दिन हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ रहे थे। रेजिस्टेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ाया था। ये आप लोगों ने देखा था, लेकिन वीडियो क्वालिटी प्लस वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो। आज एक बार उसको फिर से देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे बच्चों, आप लोगों ने क्लास 10th में रेजिस्टेंस तो पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। आज हम इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, सिर्फ देखेंगे कि रेजिस्टेंस आप लोगों को मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है, ब्रेक करता है, रोकता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, ओम होती है। क्या होता है? ओम होती है। तो जैसे हम अगर फार्मूला देखें तो अगर हम ये कह सकते हैं कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द I, मतलब यहाँ पे I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। तो रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा। अगर I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, फिर हम लोग इसमें ये भी फार्मूला ओम लॉ का जानते हैं, V = IR। ये भी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर हम R निकालें तो R = क्या निकल के आएगा? V/I। और अगर रेजिस्टेंस की यूनिट देखें तो V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। और I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। यूनिट निकल के आएगा वोल्ट पर एम्पियर। बट साइंटिस्ट ओम के कारण इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की क्या पड़ी थी? ओम पड़ा था। और ओम को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं जो कि ओमेगा है। समझ रहे हैं? तो इतना तो रही बात बेसिक, ये हम लोगों ने 10th में पढ़ रखा था। और 10th में और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, ये भी थोड़ा ध्यान देंगे। हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो पहला डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, मतलब यहाँ पे एल का मतलब हुआ लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर, अगर लेंथ ऑफ द वायर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो इट इज इक्वेशन फर्स्ट। मैंने आपको समझाया था कि बहुत ज़्यादा दूर था वायर ले जाने पे रेजिस्टेंस क्या कर जाता है? बढ़ता रहता है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप समझ रहे होंगे, एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या कर जाएगा? डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम होगा। तो आपने ये समझा, इसीलिए हम लोग केबल वगैरह जो होती है अपने घरों की वो क्या रखते हैं? मोटा रखते हैं, ताकि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? रेजिस्टेंस हमेशा कम रहना चाहिए। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो बनेगा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/A, ये निकल के आया। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये बनेगा R = ρL/A। ये आपने पढ़ा था 10th में ही। यहाँ पे रो को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे या रेजिस्टिविटी कहेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ओके, अब अगर यहाँ से हम रो निकालें तो रो = निकल के आएगा R × A। समझ रहे होंगे, रो निकालेंगे तो R × A/L, ये निकल के आया। फिर क्या हुआ इसको हम देखेंगे बच्चों। इसकी यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इनटू एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अपॉन लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर से मीटर आपका एक कट गया, 1 मीटर बचा है। ओम मीटर, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ व्हाट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो ये हम लोगों ने क्लास 10th में बेसिक पढ़ रखा था। 12th यहीं से स्टार्ट होता है। क्लियर है? अभी इस पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम मीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? सबको समझ में आया है? ओके।
अब हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं और आगे कंडक्टेंस को लेते हैं। तो अगर आप लोग नोट किए हों तो नोट किए ही हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कंडक्टेंस देखेंगे। कंडक्टेंस मैंने आपको उस दिन बताया कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चों? रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है? ब्रेक करता है। तो कंडक्टेंस क्या करेगा? करंट को मूव कराएगा, फैलाएगा। तो बस यहीं से हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे? कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से, ये याद रखेंगे। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, कैपिटल जी। और ये क्या होता है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ये बात को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, और अगर आपको फार्मूला याद हो जाए तो आपको डिफिनेशन लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे आपको G = 1/R मालूम है तो आप सीधे कहेंगे कि रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? या रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है? ब्रेक करता है। कंडक्टेंस क्या करेगा? करंट को मूव कराएगा। जैसे अगर हम अभी इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इसकी बात समझ में आएगी। मैंने आपको उस दिन बताया था कि फिशरमैन लोग मछलियों को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? जैसे किसी सॉल्यूशन में करंट डालते हैं तो जिस मॉलिक्यूल्स के पास करंट पहुंचा उसने करंट को एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर दिया? करंट को फैलाना शुरू कर दिया, जिससे करंट फैलता चला गया। तो ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस, देन योर आंसर कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा बच्चों, इसकी यूनिट बताइए। तो 1 रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो जब ओम ऊपर जाएगा तो क्या निकल के आएगा? ओम इनवर्स, यही निकल के आया। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? ओम इनवर्स। और इसी के आगे मैंने आपको बात बताई, इसी को हम लोग बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं? महो। और इसी को आगे, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इनको हम लोग साइमेंस भी कहते हैं। यस, साइमेंस किससे डिनोट किया जाता है? यस से। बस यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट। एग्ज़ामों में यूनिट इतने अच्छे अच्छे आते हैं, इतने अच्छे बनते हैं, और इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूमेरिकल लगाते समय भी अगर आपने यूनिट अच्छे से पकड़ रखा है, पकड़ लिया, तो आपको मालूम हो जाएगा कि गिवन क्या है। बच्चे न्यूमेरिकल इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि उनको गिवन नहीं मालूम होता। ये गिवन वो फाइंड नहीं कर पाता कि गिवन क्या है, तो फिर फार्मूला वो क्या लगाएं। तो यूनिट में वो आपको महो लिख के आ सकता है, या साइमन से लिख के आ जाएगा, या सिंबल बना के दे देगा। तो समझने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो कंडक्टेंस क्लियर हो गया कि G = 1/R, यूनिट महो या साइमेंस। ओके, दूसरी जो टॉपिक है हम लोगों की कंडक्टेंस। जैसे हमने अभी क्लास 10th का रेजिस्टेंस पढ़ा, तो रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हुआ? कंडक्टेंस। अब क्लास 10th की हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी जो थी, अब उसका उल्टा क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये क्या होता है? इसको समझिए। ये भी बेटा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो मतलब, और इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है कप्पा से। किससे डिनोट किया जाता है? कप्पा से। कुछ लोग इसको कापा भी कहते हैं, क्योंकि हिंदी बुक में ये कापा लिखा होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में KAPPA होता है, कप्पा पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय के मीन्स कप्पा। क्लियर है? अब मैंने क्या बताया? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी आप जानते हैं रो को बोलते हैं। तो इसका मतलब कप्पा = 1/रो। ये समझ में आ गया होगा। मतलब कप्पा रो के रेसिप्रोकल होगा, यानी जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा?
रजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। अच्छा, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की आप लोगों ने पढ़ रखा है फार्मूला कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल। यही आप लोगों ने पढ़ा था ना, रो का फार्मूला कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल, यही था। आपको याद होगा कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए फार्मूला होता है। तो जब हम रो निकालेंगे तो आर इंटू ए अपान एल, यही तो क्लियर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो 1 बाई और रो के जगह पे हम रख देंगे r इंटू ए अपान एल, यहाँ जाएगा r इंटू ए अपान एल। क्लियर है? तो क्या निकल के आएगा? ये आएगा कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई r इंटू यल, ऊपर चला जाएगा तो यल बाई ए। समझ में आ गया होगा? कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू यल बाई ए। तो ये एक फार्मूला आपको यहाँ से निकल करके आया। क्या निकल के आया? कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू यल बाई ए। ये क्लियर रहेगा। अभी इसको हम और आगे डिफाइन करेंगे और देखिए क्या डिफाइन होगा। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी? जैसे कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो, तो 1 बाई रो और रो की यूनिट हमने क्या पढ़ा था? ओम मीटर। क्या पढ़ा था? ओम मीटर। तो जब इसको 1 बाई ओम मीटर लिखेंगे तो ओम ऊपर जाएगा तो ओम यूनिवर्स, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर यूनिवर्स। तो मतलब सीधे सीधे कप्पा की यूनिट निकल के आएगी ओम यूनिवर्स, मीटर यूनिवर्स। लर्न करने की क्या हो सकता है बताइए? सीधे सीधे मैंने आपको कितनी बार बताया कि सिर्फ फार्मूले को टारगेट करिए तो आपका काम हो जाएगा। और यूनिट निकालना आप लोगों ने सीखा ही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कि और चाहे तो हम इससे भी यूनिट निकाल सकते हैं 1 बाई आर इंटू यल बाई ए। तो 1 बाई आर मतलब आर की यूनिट ओम, तो ओम ऊपर जाएगा तो ओम यूनिवर्स, यल बाई ए लेंथ की यूनिट मीटर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, मीटर ऊपर से जाएगा तो मीटर यूनिवर्स। तो यानी क्या निकल के आया इसकी यूनिट? ये आई कि जैसे कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो, तो ये हो जाएगा 1 बाई रो की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो ये हो जाएगा ओम यूनिवर्स, मीटर यूनिवर्स। बच्चों ओम यूनिवर्स को हमने क्या पढ़ रखा है? महो। क्या पढ़ा है? महो मीटर यूनिवर्स, या महो को हम लोग क्या बोलते हैं? साइमंस मीटर यूनिवर्स। क्लियर है? तो ये रहा फॉर्मूला कप्पा का, ये यूनिट रही कप्पा की। तो कप्पा की यूनिट आपके सामने ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स लिख के आ सकता है, या महो मीटर यूनिवर्स लिख के आ सकता है, या साइमंस मीटर यूनिवर्स लिख के आ सकता है। हालांकि इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर यूनिट मीटर में ना दे करके सेंटीमीटर में देगा, तो वहाँ पे मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग एक फार्मूला और आगे देखेंगे। क्या है? यूनिट आप लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग आगे की बात करें, जैसे फार्मूला हमने पाया कि कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू यल बाई ए। तो बेटा 1 बाई आर थोड़ा देखिए, कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई आर को अभी हमने कंडक्टेंस में क्या पढ़ा था? जी पढ़ा था। तो 1 बाई आर को मतलब हुआ जी इंटू यल बाई ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? सेल कांस्टेंट बोला जाएगा। ये भी याद रहना चाहिए। तो फार्मूला क्या आया कप्पा का? कप्पा इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल कांस्टेंट, तो आप कहोगे द सेल कांस्टेंट मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया। क्लियर? इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन जरूर बनने हैं। 110% यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं। यूनिट भी आपको समझ में आ गई कप्पा की। उस दिन हम लोगों ने आपको यही पढ़ाया था। वीडियो क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण और वॉइस ना आने के कारण आज दोबारा पढ़ाना पड़ा। अब हम लोग कप्पा के आगे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया है? ओके। अब आगे देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो इसको इरेज कर देते हैं। ओके। क्वेश्चन में लगाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि क्या दिया है इस समय, क्या निकालना है और फार्मूला क्या होता है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए
अगर हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो उसको क्या कहेंगे और क्या देखा जाता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ें आप लोग ये देखिए, इसको देखने के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को देखेंगे, क्या होता है ये। जैसे अगर हम लोग इसके फार्मूले की बात करें और इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा था, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, तो कैसे निकाला जाता है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कैसे होगा, देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिख के आ जाए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और अगर इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि H2SO4 का पहले मोलर मास निकाल लीजिए। तो मोलर मास कैसे आएगा, 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो जाएगा 2 + 32 + 16 4 जा कितना 64, ऐड करेंगे कितना आएगा 98 आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 98 अपान हाइड्रोजन पे कितने चार्ज हैं, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है H2, तो सीधे सीधे यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना जाएगा 49। क्लियर है। ये हम लोग इक्विवेलेंट वेट इस तरह निकाला जाता है। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 49 आया। अगर हम एक एग्जांपल और लें, HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, ऐड करेंगे कितना आएगा 36.5 आएगा। और हाइड्रोजन कितने, एसिडिटी कितनी है 1, तो 36.5/1 कितना आया 36.5। इनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को अगर हम लोग समझें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले जान जाइए, इनको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और लैम्डा से डिनोट करने के साथ साथ क्या क्या रहेगा, थोड़ा इसको देखिएगा। इसको इरेज कर दें, लिख लिए हैं आप लोगों ने। चलिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस अगर हमने इतना लिख दिया लैम्डा और EQ डॉट तो इसका मतलब हुआ ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया। अब अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो सीधे सीधे निकल के आता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C, या लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू, या सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000/N। N का मतलब बेटा आप लोग समझ रहे होंगे नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन सोल्यूशन इन ए लीटर। क्लियर है। थोड़ा इसको समझाता हूँ। C का मतलब क्या है, C को मैंने बताया था कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है। तो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये कहती है कि कप्पा इंटू 1000/N, ये 1000 कहाँ से आता है, ये सेंटीमीटर का केस है। अगर मीटर में होता तो 1000 क्या कर देते, हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना। ऐसे सेंटीमीटर में है तो ये होता है, जैसे लीटर ml में बदलते रहते हैं 1000, तो यूनिट के लिए है। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ये ध्यान समझिएगा। यूनिट लीटर, कोई सल्यूशन ऐसा सल्यूशन हो उसका यूनिट लीटर सल्यूशन में अगर हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डिज़ाल्व किए हों तो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। थोड़ा इसको समझ लेंगे। इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस का लेते हैं। होता क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द स्वांटे आर्हीनियस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passed into the any solution then solution will be break down cation and anion। जैसे अगर हम लोग H2O में इलेक्ट्रोलाइसिस कराए, पानी में करंट डालें तो क्या बनेगा, ये बनेगा H+ + OH-, यही बनेगा कि नहीं बनेगा।
H प्लस प्लस OH माइनस, मतलब H2O ने अपने आयनों में क्या कर गया, डिसोसिएट हो गया, H प्लस प्लस OH माइनस। तो ये पूरा प्रोसेस अगर किसी भी सॉल्यूशन में जब करंट पास कराते हैं तो वह अपने एनायन और कैटायन में डिवाइड हो जाता है, इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और जिस पे करंट पास कराया गया है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे H2O हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक करंट द्वारा हीटर, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा गरमाया हुआ पानी क्या कभी पीना चाहिए, कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन सबसे कैंसर जैसी बीमारियों के वायरस क्या करते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती हैं। और अगर हम दूसरी बात करें, जैसे हमारे पास हो NaCl है, अगर इस पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराए तो क्या बनेगा, कैटायन और एनायन में डिजॉल्व करेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन हुआ, NaCl हुआ। क्लियर है। क्यों, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हुआ, जिस पे करंट पास कराया गया हो, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जिस पे किया गया हो वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो अगर जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विवेलेंट वेट यूनिट लीटर ऑफ सोल्यूशन या यूनिट ml ऑफ सोल्यूशन में अगर डिजॉल्व हो तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर है, आपने समझा होगा। क्या समझा, कि अगर किसी भी सोल्यूशन का यूनिट ml सोल्यूशन या यूनिट लीटर सोल्यूशन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का या किसी भी सब्सटेंस का अगर इक्विवेलेंट मास डिजॉल्व किया है तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर है। मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड कितना, एक सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना आया, 49। तो मान लीजिए अगर 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड किसी में डिजॉल्व किया है, किसी के यूनिट ml सोल्यूशन में, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फार्मूला आपने क्या सीखा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान सी, या कप्पा लेमडा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एम। नॉर्मेलिटी रहेगी तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब आपको यहाँ पे जरूरी क्या है, कप्पा, और कप्पा एग्जाम में जरूर आता है। क्लियर है, ये समझ में आया। अब अगर इसके बाद हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, किसकी बात करें, मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, ये वाला चीज़ इरेज कर देते हैं और मोलर कंडक्टिविटी को थोड़ा सा समझेंगे। मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग लगाया मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ये क्या है बच्चों, कंडक्टिविटी की तो मैंने बताया किससे, जब भी कंडक्टिविटी की बात आएगी, जैसे मोलर है तो यहाँ पे आपने लिम्डा लिखा और यहाँ पे एम लिख देना है, क्या बन गया आपका, मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे डिनोट किए, लेमडा EQ लिख दिए। क्लियर है। ये क्या होता है, सेम डिफिनेशन इनकी भी बनेगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। वर्ड क्या है, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सोल्यूशन के, किसी भी यूनिट ml सोल्यूशन या यूनिट लीटर ऑफ सोल्यूशन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का 1 मोल सब्सटेंस डिजॉल्व किया हो तो वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। नहीं समझे आप लोग, किसी भी सोल्यूशन में, वो सोल्यूशन यूनिट ml में हो, कुछ यूनिट में हो, यूनिट ml मतलब हम कह सकते हैं 1 ml 2 ml या 1 लीटर, उसमें क्या घुला हो, कितना घुला हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी किसी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसी के यूनिट लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व किया है तो वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। मोल्स आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है। वहाँ पर कितना सोल्यूशन में वहाँ कितना घुला था, वहाँ पे इक्विवेलेंट मास घुला था, और मोलर कंडक्टिविटी में कितना घुलेगा, 1 मोल घुलेगा। समझ रहे हो हर्षित, क्लियर है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व इन ए यूनिट ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और व्हाट इज अ मोलर कंडक्टिविटी, द नंबर 1
1 moles of the substance dissolve in a unit ml of solution that is called molar conductivity। और इसका फार्मूला क्या आएगा, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, या लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन यम। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, अंडरस्टूड, समझ में आया, क्लियर है। क्या हुआ, लेमडा आई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान सी, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एम, सेम है, बस अंतर इतना है। मोलर कंडक्टिविटी में क्या है कि 1 मोल्स ऑफ द सब्सटेंस घुला है, और इसमें क्या घुला है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व किया है। सेम सोल्यूशन में अगर कोई सोल्यूशन सेम हो, कोई ml में 1 ml हो और उस ml में क्या घुला हो, किसी भी सब्सटेंस का, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस पे करंट पास कराया जाए और कुछ ना हो, लकड़ी तुम घोल दिए कह दीजिए कि सर इक्विवेलेंट कंडक्टिव हो गया, नहीं। कंडक्टिविटी समझ रहे हो ना, कि कंडक्टेंस, कंडक्टर, कंडक्टर जानते हो ना, करंट जिसमें पास हो, करंट जिसमें आया जाए। क्लियर हो गया, समझ में आया, नहीं समझे। कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में अगर 1 मोल सब्सटेंस घुला है किसी भी, जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और NaCl का 1 मोल अगर 1 ml सोल्यूशन में घुला है तो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। और अगर NaCl का इक्विवेलेंट मास घुला हो उसी सोल्यूशन में तो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर रहेगा, समझ में आया, ओके। क्वेश्चन लेंगे तो आप थोड़ा ज़्यादा समझेंगे। एक क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग लेते हैं, और क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा भी था इसको आप लोग लगाइएगा, शायद आप लोगों ने लगाया होगा या नहीं लगाया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, बुक आप लोगों के पास है, बुक में देख लीजिए, और मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि समय भी ज़्यादा, वीडियो बहुत लंबी ना हो। पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 है। एक बच्चा दूसरे की मदद कर दे, कहाँ पे है क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स। बच्चों आपको क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3.5 NCERT 3.5 मिल गया। थोड़ा इसको देखिएगा, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स। बच्चों जो चीज़ दिया रहा है बस तुरंत ही आप क्या करेंगे, उसको लिखते चलें। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है, क्या गिवन है, और उसको आप लोग देखिए। तो सबसे पहले लिखा है मोल लीटर इनवर्स। आधे बच्चे ये कहेंगे अरे सर पता नहीं कर पाए कि मोल लीटर क्या है, मोल लीटर इनवर्स, तो इसका मतलब हुआ मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, अरे कंसंट्रेशन की। किसकी है, कंसंट्रेशन की। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि C की वैल्यू आपकी 0.05 है, C की वैल्यू 0.05 मोल लीटर इनवर्स यानी मोल पर लीटर आप लिख सकते हो। अब आगे क्वेश्चन है आपका कि NaOH सोल्यूशन डायमीटर इसका है, NaOH सोल्यूशन आप डायमीटर 1 सेंटीमीटर। बच्चों डायमीटर को इससे डिनोट किया जाता है D से, D कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी निकल के आएगी, रेडियस क्या होता है D/2 होता है, तो 1/2 ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। आप जानते हो ना रेडियस जो होती है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। क्लियर, ओके। लेंथ 50 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए सारी यूनिट किस में आ रही है, सेंटीमीटर में। फिर इज 5.5 इंटू 10 के पावर 3 ओम। व्हाट इज द, यहाँ पे यूनिट किस में आई है, ओम। और यूनिट ओम किसका यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। और आर कितना दे रखा है 5.55 इंटू 10 के पावर 3 ओम। एनी प्रॉब्लम, देखिए यूनिट से पहचान लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर है, ओके। फिर क्या रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पैक है, मतलब जिसको हम लोग कहेंगे जियो का पैक। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है, इसीलिए क्वेश्चन मेरा कराने का मेन मकसद था। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी पहले,
बच्चों रजिस्टिविटी किससे डिनोट की जाती है? रो से। किससे डिनोट की जाती है? रो से। ये तो खैर रजिस्टिविटी क्लास 10th का भी बच्चा निकाल सकता है, आप लोग तो खैर 12th में हो। रजिस्टिविटी, तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टिविटी पे टारगेट करते हैं। अच्छा, फार्मूला आप लोग बताइए। रजिस्टिविटी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है R इंटू ए अपान यल, यही पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस की यूनिट की रेजिस्टेंस कितना दिया है? 5.55 इंटू 10 के पावर 3। एरिया आपका कितना दिया है? देखिए एरिया का फार्मूला बच्चों होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू आर आप लोगों ने निकाला है 0.5 इंटू 0.5। आर स्क्वायर का मतलब समझ रहे होंगे, आर स्क्वायर यानी 0.5 इंटू 0.5। समीर समझ रहे हो ना? वेरी गुड। एल की यूनिट, एल कितना दिया? 50 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिख दिया 50। क्लियर है? देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, यहाँ से कितना हो गया? इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये हुआ 5, यहाँ कैंसिल हो गया 1, 3 0। या ऐसा करिए, यहाँ पे क्या था? 5 50 था ना, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पर था 0.5 इंटू 0.5। समझिए क्या है? पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया। देखिए 3 जीरो आ गए और यहाँ लिखा 10 के पावर 3। सीधे सीधे ये 3 जीरो और 10 के पावर 3 कैंसिल हो गया। 3 जीरो का मतलब क्या हुआ? 10 के पावर 3। ये कैंसिल हो गए। यहाँ ये वाले 5 से ये वाला 5 भी कट गया। क्लियर है? बचा क्या? 5.55 इंटू 10 इंटू 3.14 इंटू 5। मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे आप लोग, करिए जल्दी से। बता कितना आया? रो इक्वल टू हर्षित क्या आया? जल्दी करो, घोड़ा भाग तो अब तुम लोग मुझसे न करवाया करो। आप लोगों को ये भी हम बता रहे हैं कि अब डेली कम से कम 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ से इस समय 2 चैप्टर आपके पूरे हो गए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो जो पहला दूसरा चैप्टर बचे हैं उसका भी वीडियो बनेगा। पूरी 12th की केमिस्ट्री, पूरी 11th की केमिस्ट्री, पूरी 10th की केमिस्ट्री, पूरी 9th की केमिस्ट्री। क्लियर? ये सारी चीज़ें वीडियो में बनाएंगे। क्लियर है? तो अभी जहाँ चैप्टर चल रहा, यस आंसर कितना आया? 87.31 ओके। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम से ओम यूनिवर्स सेमी नहीं, सिर्फ ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? बेटा आपको समझ में आया? क्लियर है? अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया ना? अच्छा, रजिस्टिविटी निकालने के बाद क्या? कंडक्टिविटी निकालिए। सो सिंपल। अगर बच्चों आपने रजिस्टिविटी निकाल लिया तो कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो अगर आपको ये मालूम हो गया तो इसको क्या कर देंगे? इसी से 1 में डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या निकल के आएगा? देखिए कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ।